Hello everybody, very good morning to all of you. Welcome to Sleepy Classes. So आज 7 जुलाई के करंट अफेयर्स यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम न्यूज़पेपर डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर आप यूपीएससी 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और एक सेल्फ ट्रैकिंग के लिए कुछ चीज़ चाहते हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका जैसे सेल्फ स्टडी प्लान है ना, आप तैयारी करना चाहते हैं एंड आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर तैयारी कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, सो वी हैव अ लीड मैग्नेट फॉर यू। सो ये लीड मैग्नेट बेसिकली अब यूपीएससी 2026 की प्रोग्रेस के लिए एक तरह से ट्रैकर का काम करेगा। हाउ विल इट बी यूजफुल ये इसी तरीके से रहने वाला है कि यहाँ पे अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे आप देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन हुई है सब टॉपिक्स की, एंड उनसे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हैं, माइक्रो टॉपिक्स हैं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। एंड आपको एक चेक बॉक्स यहाँ पर मिलेगा, चेक बॉक्स के बेसिस पे आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, है ना। सो इसी तरीके से अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो लिंक उसका आपको पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा आफ्टर दिस वीडियो गेट्स पब्लिश्ड। उसके हिसाब से आप जितना भी चाहते हैं कि कौन से टॉपिक्स अवेलेबल हैं आपके पास, है ना, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। कई बार प्रीलिम्स का सिलेबस ही हमें क्लियर नहीं होता, उस चीज़ की भी आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी, है ना, कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए एंड उसकी प्रोग्रेस को आप या प्रोग्रेस स्टेटस को आप ट्रैक कर सकते हो, है ना। सो ऑटोमेटिकली आपका एक जो सिस्टम है कि प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंस है, किन किन टॉपिक्स की, वो क्लियर आउट यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, टू बिगिन विद हम देखते हैं सबसे पहले करंट अफेयर हमारा कौन सा है। अब शिप अंडर अटैक इन रेड सी ऑफ यमन। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि कौन सी शिप अटैक हुई, कैसे अटैक हुई, बस थोड़ी सी स्टोरी बिल्डअप करने के लिए हम ये देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपकी एग्जाम सेंटर क्या रहनी चाहिए कि रेड सी कहाँ पे है, उसके अराउंड कंट्रीज कौन सी हैं, एंड कंट्रीज के अलावा इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्ट्रेट्स या गल्फ्स या स्पेसिफिक कोई पेनिनसुला तो नहीं फॉल करती, है ना, अगर कर रही है वो कौन सी है, तो यमन की लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो उसी के अकॉर्डिंगली अभी स्टोरी यही कह रही है कि अब रेड सी के साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ यमन पे एक शिप को अटैक किया गया। अब शिप के ऊपर अटैक करने के बाद क्या है, वो ट्रांसशिपमेंट एक तरह से जो आप कह सकते हो शिप थी कि सामान लेकर जा रही थी, कार्गो लेकर जा रही थी, तो उनके अंदर भी आप देख सकते हो कि यूएवीज का अब यहाँ पर या अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि अब बॉम्बार्डमेंट की गई उसके ऊपर एंड फाइनली आप देख सकते हो कि अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स को यूज करने के बाद फाइनली उस शिप को कंट्रोल में ले लिया गया। कंट्रोल में लेने के बाद अब ये चीज समझ में नहीं आई थी कि किसने किया, क्योंकि किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली। ठीक है, सो लेटर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली, हूदी मिलिटेंट ग्रुप ने। तो अब हूदी मिलिटेंट ग्रुप क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा बिल्डअप कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। आपको डायरेक्टली पेपर में कभी यूपीएससी नहीं पूछता कि हूदी मिलिटेंट ग्रुप क्या है, वो कभी भी नहीं पूछेंगे, है ना। ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज हम कभी भी नहीं पूछता कोई भी पेपर, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। एंड दिस इंसिडेंट अकर्ड 51 नॉटिकल माइल्स साउथ वेस्ट ऑफ यमन पोर्ट सिटी ऑफ होदेदा। अब ये होदेदा कहाँ पर है, बस यमन में है, होदेदा कहाँ है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली इसकी लोकेशन देख लेना। तो इससे जुड़ा सवाल यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन और अराउंड द रेड सी। ठीक है, सवाल यही है, ए सिनाई पेनिनसुला, बी पर्शियन गल्फ, सी गल्फ ऑफ सुएज, डी गल्फ ऑफ अकाबा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनता है हमारे पास, पर्शियन गल्फ, क्योंकि रिपीटेडली हम डिस्कस कर चुके हैं इन सभी टॉपिक्स को। क्यों, क्योंकि ईरान ऑटोमेटिकली पिक्चर में था। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी रेड सी फॉल करती है एंड ये हमारा सिनाई पेनिनसुला है। सिनाई पेनिनसुला के लिए भी यहाँ पर आपको दिया गया था ऑप्शन, तो सिनाई पेनिनसुला जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड सी के पास में ही है, इजिप्ट का ही ये पार्ट है। देन हमें बोला था कि गल्फ ऑफ सुएज, तो दिस इज योर गल्फ ऑफ सुएज। ठीक है, देन हमारा थर्ड ऑप्शन जो डी ऑप्शन था दैट वाज गल्फ ऑफ अकाबा, दिस इज योर गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, बट अगर हम पर्शियन गल्फ की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर फॉल करता है। सो सवाल अब आपसे यही है कि पर्शियन गल्फ जो है उससे रिलेटेड वाटर बॉडी कौन सी है। हम रिपीटेडली एक यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं उन चीज़ों को लेकर, सो आपकी एक तरह से ये रिविजन हो जाएगी। तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सी वो वाटर बॉडी है जहाँ पे पर्शियन गल्फ है, या पर्शियन गल्फ जिसको कनेक्ट करता है एंड कहाँ पे फॉल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, वाई सेबी बैंड यूएस बेस्ड जेन स्ट्रीट फ्रॉम इंडियन मार्केट्स। सो जेन स्ट्रीट बेसिकली अब क्या है, हमारी एक इंटरनेशनल फर्म है। ठीक है,
अब वो ये इंटरनेशनल फर्म का एक मेजर आइडिया क्या है कि ये अब मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है, कि लोगों का पैसा नहीं है, इनका खुद का पैसा ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इंडियन मार्केट में इन्होंने क्या क्या चीज़ों से क्या क्या चीज़ें की जिस वजह से इन्हें बैन कर दिया गया। तो पहली बात, इंडियन मार्केट में इन्होंने अब इक्विटी एंड स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हमारे जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी जो अब आप कह सकते हो सेल एंड परचेज के बेसिस पे मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की वाया हेजिंग। अब ये चीज पिक्चर में कब है, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो जो साइज था वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि डबल या ट्रिपल जो है उसका प्रॉफिट हो गया, है ना। सो अब प्रॉब्लम यही थी कि इक्विटी के केस में तो चलो आप एकदम से बाइंग लेकर आते हो, ठीक है, इक्विटी में क्या आता है, हमारे शेयर्स आते हैं, ठीक है। इक्विटी के केस में उन्होंने क्या किया कि एकदम से ही बाइंग का बहुत बड़ा ऑर्डर डाल दिया, सपोज कीजिए 1 लाख शेयर का ऑर्डर डाल दिया उन्होंने, ठीक है। अब बाइंग के लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा आई तो ऑब्वियसली मार्केट जो है वो ऊपर उठी, ठीक है। जब इनको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो इन्होंने सेट किया होगा प्रॉफिट का, ठीक है, वो जब इनको मिल जाता है उसके बाद इन्होंने क्या सेलिंग का ऑर्डर डाल दिया। तो उससे क्या हो जाता है, एकदम से सडनली जो मार्केट है वो वोलेटाइल हो जाती है एंड गिर जाती है, क्योंकि 1 लाख शेयर या 2 लाख शेयर बहुत ज़्यादा होते हैं इक्विटी के बेसिस पे, है ना। कि हम जैसे लोग तो 10-15 शेयर पे भी कई बार इन्वेस्टमेंट करते हैं कि धीरे धीरे करके एक एक करके परचेज करेंगे अगर सेव करना है ना। तो अब ये जो चीज़ की इन्होंने इक्विटी के केस में, अब डेरिवेटिव्स के केस में, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इक्विटी। यानी कि जब आप कोई भी ऑप्शंस की बात करते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल ऑप्शंस में ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट होता है। सो इन दैट केस ऑल्सो कि इन्होंने क्या किया, हेजिंग वाला प्रोसेस यहाँ पे यूज़ किया। तो अब ऑप्शंस जो होते हैं वो एक पार्ट ऑफ द शेयर होते हैं जो आपको थोड़े टाइम के लिए दिया जाता है। थोड़े टाइम यानी कि इनकी एक एक्सपायरी होती है, वो एक्सपायरी डेट तक आप देख सकते होगे कि जो ओरिजिनल शेयर की अमाउंट होती है ना उसका सिर्फ और सिर्फ कुछ हिस्सा यानी कि सस्ते होता है डेरिवेटिव्स एज कंपेयर टू इक्विटी का पूरा पार्ट, है ना। तो वो एक शेयर का एक पार्ट होता है आपका जो आपको थोड़े टाइम के लिए दिया जाता है कि इस टाइम में आप देख लीजिए, डिसीजन ले लीजिए कि ये ऊपर जाएगा शेयर का अमाउंट या नीचे जाएगा, है ना। सो अकॉर्डिंगली जो ट्रेड करते हैं उनको पता होगा। सो उसके अकॉर्डिंगली इनकी क्या होती है, एक्सपायरी भी होती है। तो एक्सपायरी के आसपास जो है ना, लास्ट डे ऑफ क्लोजिंग, जैसे एक्सपायरी की थर्सडे को होती है ऑप्शंस की जनरल केसेस में, ठीक है। सो अब थर्सडे को जब एक्सपायरी होने वाली होती थी कि बिल्कुल क्लोजिंग टाइम से पहले ना जल्दी जल्दी से मार्केट में या तो बहुत ज्यादा परचेज ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर डाल देते थे, तो एकदम से आप कह सकते हो कि कॉल एंड पुट वाला आइडिया जिनको पता होगा तो वो गिर जाते थे। जो इक्विटी के जो अमाउंट है वो एक्चुअली में जो होनी चाहिए थी मार्केट के हिसाब से वो नहीं होती थी, तो उनको कंट्रोल करने की यहाँ पे ट्राई की है। सो एक मेजर सा आइडिया कि उन्होंने हेजिंग करने की कोशिश की, ठीक है। सो अब मार्केट्स में हम ये चीजें जनरली इकोनॉमी में पढ़ते हैं इन डिटेल। सो इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि क्या होता है। इससे जुड़ा सवाल यही है, सिंपल से सवाल से जो है वो शुरू करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केट डेरिवेटिव, ठीक है। ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, बॉन्ड्स एंड फ्यूचर्स। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स हमारा इक्विटी का पार्ट बन जाता है। जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, है ना, कि कॉल एंड पुट का के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अब ऐसे ही हमारा फॉरवर्ड्स जो होता है ना, फॉरवर्ड्स का एक बेसिक आइडिया होता है कि फ्यूचर्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, फ्यूचर्स की बात करते हैं तो उसमें फॉरवर्ड डेट पे किस अमाउंट में आपको लगता है कि शेयर ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, उसका शेयर का एक छोटा सा पार्ट उसके अकॉर्डिंगली आप ऑर्डर लगा के देख सकते हैं, है ना। तो उसको भी ये कंट्रोल कर रहे थे। फ्यूचर्स के केस में अगर हम देखें, वो भी एक आगे वाली डेट के अकॉर्डिंगली आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। या आप फॉरवर्ड्स के केस में भी देख सकते हो कि एक चीज़ और एडिशनल होती है कि आप एक्सचेंज कर रहे हो उस चीज़ को, कि एक कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट हो रहा है आप दोनों के पार्टीज के बीच में कि आगे क्या डेट पे क्या चीज़ अगर कितने अमाउंट पे जाती है उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। फ्यूचर्स के केस में भी ऐसे होता है कि एक शेयर के बेसिस पे फ्यूचर्स अप्लाई किए जाते हैं कि अगले आने वाले 1 महीने में या 2 महीने में कितना अमाउंट होना चाहिए। तो रिलेटिवली अगर हम देखिए ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड से ज़्यादा महंगे हमारे फ्यूचर्स होते हैं। बॉन्ड्स की जब हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड्स के बेसिस पे डेरिवेटिव्स या शेयर्स के बेसिस पे जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो अपनी पावर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इनसे इक्विटी से ये पावर जो है डेरिवेटिव्स ड्रॉ करते हैं। एक बेसिक सा आइडिया यही है। तो डिटेल्ड आंसर्स के लिए ना आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लेना, वहां पे आपको जो है पीडीएफ दे दी जाएगी आफ्टर दिस वीडियो गेट्स पब्लिश्ड, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं। देन व्हाई द यूरोपियन यूनियन इज प्लानिंग टू ऐड कार्बन क्रेडिट्स टू इट्स क्लाइमेट गोल। तो हमने पहले ये न्यूज़ डिस्कस की थी, तो इसका रीज़न क्या है, उन्होंने ये चीज़ स्पेसिफाई की। अब रीज़न के पीछे ना और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। पहले एक तो हमें पता है कि अभी जो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है एट द इंटरनेशनल लेवल, है ना, उसकी वजह से हम इन्वायरमेंट वाला जितना भी एस्पेक्ट है उसको इग्नोर कर रहे हैं। ऊपर से नेटो का इन्फ्लुएंस भी है एंड मेजरली जितनी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है वो नेटो का पार्ट है।
है ना। तो वहां पे अब क्या बोल दिया गया था रिसेंटली कि आपको 5% ऑफ द जीडीपी लगानी ही पड़ेगी, जब यूएसए ने बोला, एंड नेटो ने भी उस चीज के लिए एग्री किया। तो अगर हम 5% ऑफ द जीडीपी अपनी मिलिट्री के लिए लगा सकते हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें, सम परसेंटेज ऑफ आवर जीडीपी शुड बी इन्वेस्टेड, कि हम एनवायरमेंट या एटलीस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तो फोकस कर सकें, कि एटलीस्ट जो 1900s के टाइम पे हमारा टेम्परेचर हुआ करता था, क्यों ना हम उसके ऊपर काम करें। एक रीजन ये होता है कि इस वजह से अब चाहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन है वो यही चाहती है कि जितने भी अब यूरोपियन नेशंस हैं या यूरोपियन यूनियन का पार्ट है जितने भी नेशंस, वो इन काम के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम लैग कर रहे हैं बहुत सारे गोल्स को लेकर, कि फटाफट से अगर हम गोल्स को यहाँ पर अपना नहीं सकते तो हम कार्बन क्रेडिट्स जो है ना वो खरीद लेते हैं। अब कार्बन क्रेडिट्स का आइडिया क्या है, यही एक मेजर सा आइडिया होता है ना कार्बन क्रेडिट्स का, कि अगर आप कोई चीज़ को या कोई लेवल को, फॉर एग्जांपल अब हमने सोचा था कि फॉर एग्जांपल कि हम 100 पेड़ लगाएंगे, है ना, बाय द ईयर ऑफ 2024 एंड, ठीक है, वो हमने कर लिया, फिर तो ठीक है। अगर हम उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कार्बन क्रेडिट्स को परचेज करेंगे, ठीक है। कार्बन क्रेडिट्स को परचेज करने से क्या होगा कि वही पैसा जो हमने कार्बन क्रेडिट्स को परचेज करने में लगाया, जो कि एक सर्टिफिकेट होता है, वो पैसा अब कोई ऐसी जगह पे जाके इन्वेस्ट होगा, या वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में वो पैसा लगेगा कि वो अब किसी और नेशन में जाके, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में सपोज कीजिए कि वो प्रोजेक्ट जो है अब एक किसी अच्छे यानी कि सस्टेनेबली या ग्रीन प्रोजेक्ट के अंदर लगा दिया जाएगा, कि हमने अपनी तरफ से तो जो कमी छूट गई है हमसे, हम उसके लिए पैसा भर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट क्या है, एक बॉन्ड है जिसको आप भर रहे हैं, उस बॉन्ड के थ्रू क्या होगा, अब वो पैसा भर रहे हैं कि हम ये चीज़ फुलफिल नहीं कर पाए हैं, बट हम आपको जो है इस चीज़ के लिए पैसा दे देते हैं, आप इसी के थ्रू, इसी प्रोजेक्ट के थ्रू किसी और नेशन की डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। एक यही बेसिक सा आइडिया है कार्बन बॉन्ड्स का या कार्बन क्रेडिट्स का। सो अब यहाँ पर भी ना थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, एक दो पॉइंटर्स को आप नोट कीजिए। कि पहली चीज़ ये कि द यूरोपियन नेशंस आर सेइंग कि अगर हम उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो हम कार्बन बॉन्ड्स को चलो खरीद भी लेते हैं, कार्बन क्रेडिट्स को खरीद भी लेते हैं, बट वो पैसा तो सीधा सीधा बाहर जा रहा है ना, हमारा फॉरेन नेशंस में जा रहा है, तो हमारे नेशन को उस कार्बन क्रेडिट से फ़ायदा क्या होगा। या अगर काम करना है तो वो यहाँ पे ही करो ना, यूरोपियन नेशंस या यूरोपियन यूनियन के नेशंस में काम करो ना, कि ओवरऑल जो हमारी पोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, जो कम करने की रिक्वायरमेंट है हमें, या टेम्परेचर कम रिक्वायरमेंट है करने की, तो वो तो फिर हम अपने नेशन के लिए खुद करना चाहिए ना, हम पैसा दूसरे देशों को क्यों दें या क्यों भिजवाएं। दूसरी चीज़ ये है कि कार्बन बॉन्ड्स या कार्बन क्रेडिट्स के केस में आप कैसे ये चीज़ डिसाइड करोगे, या क्या आपके पास ऐसी रेगुलेशन है जिससे कोई चीप ऐसा प्रोडक्ट नहीं आ जाएगा, या चीप ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं दे दिया जाएगा जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे, है ना। कि आप तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम कर रहे हो कि कार्बन बॉन्ड एक तरह की थोड़ी है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे पता कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कि हम तो अपनी नेशन की मार्केट की बात कर सकते हैं, हम इंटरनेशनली कैसे किसी और की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे या विदाउट इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन उस चीज़ का जायजा लेगा कि हम सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि वो पैसा सही जगह लगेगा भी कि नहीं लगेगा। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो सामने यहाँ पर आ रही हैं कि चीप कार्बन बॉन्ड्स को या कार्बन क्रेडिट्स को आप कैसे रोकेंगे मार्केट में आने से, ठीक है। प्लस जो पैसा है वो हम दूसरे नेशंस को क्यों भेजें। सो एक बेसिक सा कंटेंशन था कि क्या है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ईयू के बारे में पता होना चाहिए, नेशंस पता होने चाहिए, कार्बन बॉन्ड्स का या कार्बन क्रेडिट्स का आइडिया क्या है, कैसे काम करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, एंड मेजरली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके रिगार्डिंग। देन सवाल देखते हैं हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, क्योंकि कार्बन बॉन्ड्स जो है इंडियन मार्केट्स के अंदर भी होते हैं, कार्बन क्रेडिट वाला सिस्टम जो है हमारा इंडिया में भी होता है, कंपनीज को भी बोला जाता है, ठीक है। सो उसी के रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम हमारी थी जो लॉन्च हुई है, ठीक है। वो उसने रिप्लेस किया है क्या, रिप्लेस द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, पैट स्कीम जो हमारी पहले एग्जिस्ट करती थी, क्या हमारी CCTS ने रिप्लेस किया है पैट स्कीम को। सेकंड, कि एवरी सिंगल कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट डिनोट्स 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट रिडक्शन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, कि जो CCTS है ना उसने पैट स्कीम को यहाँ पर क्या किया था, रिप्लेस किया था।
द आइडिया बिहाइंड द पैट स्कीम वॉज कि आपने देखा होगा कि वो एनर्जी सर्टिफिकेशंस लगते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है ना, उनको बोला गया था फटाफट से यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को बनाना शुरू कर दीजिए। बट यहाँ पर जो CCTS है उन्होंने ये बोला कि अगर बट अब पैट स्कीम में ये था ना कि बेसिकली कि आप बनाना शुरू कर दीजिए, बट अगर आप नहीं बनाते तो उसके लिए कोई रेपरकशन आज सच नहीं था। CCTS ने वही रेपरकशन इसके अंदर ऐड किया कि अगर आप नहीं बना पा रहे हैं 4 स्टार 5 स्टार अप्लायंसेस, तो इन दैट केस जो आपका बचा हुआ है जो टारगेट है कि आप 3 स्टार या 2 स्टार पे अटक रहे हैं, तो उसको 5 स्टार तक के लिए कंपनी को एक भरपाई करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर रहे इनोवेशन तो आप भरपाई कीजिए, आप कार्बन क्रेडिट्स खरीदिए, कार्बन क्रेडिट्स या कार्बन बॉन्ड्स को खरीदिए, उसी पैसे से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने अपने आइडियाज को पूरा कर लिया, प्लस आपने उस चीज के लिए पेनल्टी यानी कि मनी भर दी है। ठीक है, सो उसके बाद वही पैसा जो है अब ऐसे ही ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए लगाया जाएगा। ठीक है, सो अब उसको मेजर भी तो करना है ना हमने। 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट रिडक्शन यहाँ पर एक क्रेडिट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट की मानी जाती है। ठीक है, सो इसका C आंसर बनता है। देन फार्मर्स पॉलिसी मेकर्स रेज कंसर्न ओवर प्रपोज्ड टू अमेंड प्लांट ट्रीटी, प्रपोज कंसर्न ओवर टू अमेंड द प्लांट ट्रीटी। अब प्लांट ट्रीटी एक्चुअली में क्या है, पूरा नाम अगर हम देखना चाहें उसका कि ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, द प्लांट ट्रीटी। ठीक है, अब उसके अंदर यहाँ पर चेंजेस इंटरनेशनली प्रपोज करने के लिए अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं। तो अमेंडमेंट इनकी प्रपोज करने की बात हो रही है इन आर्टिकल्स 10 एंड 11। उसके पीछे यहाँ पर इशू क्या क्रिएट हो रहा है, पहली बात तो ये 2001 में साइन हुई थी, एप्लीकेबिलिटी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, इन पिक्चर कब आई थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यही है कि FAO की जब हम बात कर रहे हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, उसके अंदर ये काम कर रही है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब FAO ने इस ट्रीटी को या प्लांट ट्रीटी को कर दिया बाइंडिंग कि जो जो इसके सिग्नेटरीज बनेंगे जिसको रेटिफाई करेंगे उनके ऊपर ये बाइंडिंग होगी। तो अब इसके अंदर अगर चेंजेस प्रपोज होते हैं तो सभी नेशंस जो कि इसकी सिग्नेटरीज है वो उनके ऊपर बाइंडिंग रहेगी। सो एज अ रिजल्ट अब जो आर्टिकल्स 10 एंड 11 हैं वो अब आइडिया से डील करते हैं, किससे कि जितने भी प्लांट रिसोर्सेज हैं, प्लांट से रिलेटेड R&D आपने की है वो आप सबके साथ शेयर करोगे, उसके साथ यहाँ पर डील करता है। एंड उसके अंदर अगर चेंजेस हो जाते हैं तो पूरी की पूरी R&D या आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके का पैसा जो एक कंट्री ने लगाया है अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, वो अब आपको शेयर करना पड़ेगा ज़बरदस्ती किसी और के साथ। ठीक है, सो इसके लिए इंडियन फार्मर्स आर नॉट रेडी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के हो सकता है सप्लाई चेन के अंदर, क्योंकि कोई एक नेशन है अगर उस चीज़ की R&D को अगर ये ट्रीटी अमेंड हो जाती है तो उस तरीके से सोचिए कि अमेंड होने के बाद अगर ऐसा कोई इशू आ जाता है कि एक्सपोर्ट करता था इंडिया, सपोज कीजिए बासमती को लेकर, है ना, गोल्डन राइस का आइडिया आप सपोज कीजिए R&D जो इंडिया ने की है वो भेज दी जाती है बाहर, बाहर के नेशंस खुद से उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, अफ्रीकन नेशंस उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इंडिया एक्सपोर्ट किसको करेगा। सो उस तरीके से फार्मर सोच रहे हैं कि हम अब हमारी इंडियन मार्केट को भी सोच के कोई डिसीजन लेना प्लीज़, कि इसको एकदम से मत यहाँ पर हाँ कर देना या एग्री कर जाना इसके ऊपर। देन इससे जुड़ा सवाल यही है कि प्लांट ट्रीटी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू इट्स एसोसिएशन विद द FAO, मैं बता चुकी हूँ करेक्ट है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर बीइंग एन इंटरनेशनल ट्रीटी इज नॉट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, तो ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हमारी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, A1 ओनली। देन ताइपेई स्लैम्स चाइनाज न्यू एयर रूट पासिंग ओवर ताइवान स्ट्रेट। सो अब यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि ताइवान स्ट्रेट कहाँ पे है। देन तापाई जो ताइवान की कैपिटल है, ठीक है, उन्होंने चाइना को स्लैम क्यों किया, क्योंकि अब उन्होंने एक ऐसा एयर रूट जो कि अब ताइवान स्ट्रेट के थ्रू होके जा रहा है, उसके ऊपर से होके जा रहा है, लॉन्च किया है। सो ताइवान स्ट्रेट एक बेसिक सा आइडिया आपको पता होना चाहिए, दो कौन सी कंट्रीज है जिनको यहाँ पर सेपरेट कर रहा है। तो बेसिक सा आइडिया इसका यही है कि चाइना और ताइवान के बीच की एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर, स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है सेपरेटिंग 2 लैंड मासेस। सो अब वही ताइवान स्ट्रेट काम करती है। तो कोई भी अब पॉइंट ऑफ या बोन ऑफ कंटेंशन होता है या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज होती है जहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रेशन होती है, तो ताइवान स्ट्रेट जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि वो मेजर पॉइंट होता है जिसकी वजह से लड़ाई हो सकती है ना, क्योंकि साउथ चाइना सी जो है वो अब पॉइंट ऑफ कंटेंशन है ही है, वहाँ पे प्रॉब्लम तो रहती है। ताइवान के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि चाइना इनडायरेक्टली प्रेशर यहाँ पे बिल्ड करने की बहुत कोशिश करता है। द आइडिया बिहाइंड इज के जैसे अब तिब्बत के केस में हुआ था, उसी सेम चीज़ में मे बी एनेक्सेशन के चांसेस हैं ताइवान के भी।
है ना। तो अब उसी हिसाब से गुरिल्ला वॉरफेयर भी ताइवान ने अपनाया। सो अकॉर्डिंगली उन्होंने ये बोला कि आप एयर रूट एकदम से ऐसे मत निकालिए, उन्होंने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया इस चीज़ के ऊपर। तो इससे जुड़ा सवाल अब हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या देखते हैं। द स्ट्रेट विच कनेक्ट्स फिलीपीन सी टू द साउथ चाइना सी इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इज। स्ट्रेट जो कनेक्ट कर रही है फिलीपीन सी को साउथ चाइना सी के साथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, वो कौन सी स्ट्रेट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लुजोन स्ट्रेट। तो आपको लगा था अगर ताइवान स्ट्रेट में आपको क्वेश्चन दूंगी तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो ताइवान स्ट्रेट हमारी यहाँ रह गई, ताइवान और चाइना के बीच में जो यहाँ पर स्ट्रेच ऑफ वाटर है सेपरेटिंग टू लैंड मासेस, ठीक है। अब लुजोन स्ट्रेट जो है हमारी क्या, फिलीपीन सी साउथ चाइना सी आपस में, इन दोनों के बीच में जो आप कह सकते हो नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है, वो जो कनेक्ट कर रही है इन दोनों सीज को और दो लैंड मासेस को अलग कर रही है। सो अब आपको मैं ये भी बता देती हूँ बाकी जो ऑप्शंस थे हमारे, है ना। ताइवान स्ट्रेट मैंने बता दिया, लुजोन स्ट्रेट बता दिया, करीमाटा स्ट्रेट और मिंडोरो स्ट्रेट की जब हमने बात की थी। दिस इज योर मिंडोरो स्ट्रेट, दिस वन, ठीक है। ये मिंडोरो स्ट्रेट हो जाती है एंड देन ये करीमाता स्ट्रेट हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप मैपिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। देन एनवायरमेंट इम्पैक्ट स्टडी ने बोला है निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो अर्थक्वेक रिस्क के साथ यहाँ पर आ रहा है। तो अब अंडमान एंड निकोबार की डेवलपमेंट के लिए एक 72,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। उसके तहत अब बहुत सारी डेवलपमेंट होनी थी क्योंकि यहाँ पे एक शिप पोर्ट बनना था, ठीक है, शिपिंग पोर्ट बनना था, एक आप कह सकते हो नेवी का पोर्ट बनना था या नेवल बेस बोल सकते हो आप, उसको बनाया जाना था। देन यहाँ पर हम क्या टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, वो भी की जानी थी। देन मल्टीपल तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जानी थी। तो लोगों ने इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा मुद्दे उठाए, ऑपोजिशन ने बहुत मुद्दे उठाए कि इन सब के लिए आपको क्लियरेंस कहाँ से मिली है, वो आप हमें दिखाइए। तो अब सरकार ने उसके पीछे ना यहाँ पे यही आंसर किया था कि क्लियरेंस हम नहीं दिखा सकते सिंस इट इज़ अ वेरी यू कैन से कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारी मिलिट्री या डिफेंस इसके अंदर इन्वॉल्व है, हम आपको कुछ भी नहीं दिखा सकते, ठीक है। बट यहाँ पर अब जो है मुद्दा हम देखने वाले हैं वो जियोग्राफिकली देखने वाले हैं, क्योंकि ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया के अंदर आता है। ये जो प्रोजेक्ट जहाँ पे फॉल करता है अंडमान निकोबार एरिया में, तो वो अंडमान ग्रेटर अंडमान का सेंस ये पार्ट है, तो वो एक आप कह सकते हो अर्थक्वेक प्रोन रीजन में फॉल करता है। क्योंकि रिपीटेडली जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने टेस्ट किए हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंगली अब ना सैंड टेस्ट उन्होंने किया होगा, तो उन्होंने ये बोला कि 2000 ईयर्स अगो यहाँ पे एक मेगा अर्थक्वेक आया था, ठीक है। तो मेगा अर्थक्वेक आया था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि हम ये प्रोजेक्ट को अगर लॉन्च भी कर देते हैं तो उसके बाद अगर कोई मेगा अर्थक्वेक आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बायोडाइवर्सिटी है, या आप कह सकते हो ये इको सेंसिटिव जोन के अंदर आता है। तो अगर आप डेवलपमेंट करते हो तो वैसे ही नुकसानदायक है एनवायरनमेंट के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब हम जियोलॉजिकली भी अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, जियोग्राफिकली भी देखें, मेगा अर्थक्वेक के चांसेस यहाँ पर हैं, ठीक है, क्योंकि रिपीटेडली 2 या 3 बार आ चुके हैं पहले एग्जिस्टेंस से पहले, ठीक है। 2000 साल पहले सबसे रिसेंट आया था। बट अर्थक्वेक के साथ प्रॉब्लम यही है ना कि इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन अगर नहीं कर सकते तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये खतरे में हो सकता है। तो रिस्क पे आ रहा है ये अर्थक्वेक वाला, रिस्क पे आ रहा है हमारा ये प्रोजेक्ट अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। सो इसी के ऊपर यही यहाँ पर बात चल रही थी। बट आपका यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपको पढ़ना है कि अंडमान निकोबार कहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है, इंडिया से कितनी दूर है, एंड कौन से ऐसे बेज हैं, कौन सी वाटर बॉडीज़ है, कौन से पोर्ट्स हैं जो डेवलप होने की बात हो रही थी, ठीक है, एंड कौन से रीजन्स में फॉल करते हैं। हमारा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट, ठीक है, कहाँ पे है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल है भी नहीं भी है, कौन सा डिग्री चैनल है भी नहीं भी है। सो अकॉर्डिंगली विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। नॉर्दर्न अंडमान, सदर्न अंडमान, दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, कौन सी वाटर बॉडीज उसको अब यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएट कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको डेवलप यहाँ पर करना पड़ेगा मैप के थ्रू। तो सवाल यही है, ग्रेटर निकोबार आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज अ 72,000 करोड़ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बता दिया मैंने वैसे आपको, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि पोर्ट्स की डेवलपमेंट की जनरली बात हो रही है ना, आइलैंड है ये, तो शिपिंग मिनिस्ट्रीज के अंदर इन्वॉल्व थी सबसे ज़्यादा। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बनता है।
ठीक है। सो इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। या आप कोई भी इशू होता है ना तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com, या हमें कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043। सिमिलर फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज, कोई भी डाउट होता है हमें रीच आउट कर सकते हैं। इसको चेकआउट करना एक बार इस प्रोग्राम को विच इज ऑनगोइंग विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट सीरीज, मे बी इट विल हेल्प यू, है ना। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।